आज हम एक ऐसी कंपनी का एनालिसिस करेंगे दोस्तों जो 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई और 2020 के आईपीओ के बाद अपने इन्वेस्टर्स को 370% से ज्यादा का रिटर्न दे चुकी है और अपने हाई से आज 25% नीचे ट्रेड कर रही है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पद्मश्री रजनी बेक्टर लेड कंपनी मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड के बारे में। कैसी है ये कंपनी का बिजनेस मॉडल, क्या है इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है ये कंपनी, क्या ये इन्वेस्टमेंट करने लायक है, जानेंगे इस वीडियो में इन्वेस्टर रिपोर्ट से और देखेंगे इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। ऑफ कोर्स ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ कंपनी का एनालिसिस है। जब मैं कंपनी की बात करता हूं तो कंपनी के 3 बिजनेस सेगमेंट्स में प्रोडक्ट्स बटे हैं। नंबर 1 बिस्किट्स, नंबर 2 बेकरी प्रोडक्ट्स और नंबर 3 एक्सपोर्ट्स। पहली चीज जो बिस्किट्स है, आपने सुना होगा क्रीमिका ब्रांड का नाम, आपने खाया भी होगा। मल्टीपल इसके बिस्किट्स बनते हैं और हां 2020 से कैडबरी इंडिया के साथ इसका एमओयू है ओरियो बिस्किट बनाने के लिए। जी हां, ओरियो बिस्किट कैडबरी नहीं, ये कंपनी बनाती है। क्या आपको ये पता था? नहीं पता था तो कमेंट में बताइए। और जब मैं कहता हूं बिस्किट्स तो प्रीमियम एंड मिड सेगमेंट बिस्किट्स में ये बहुत अच्छा मार्केट शेयर ओन करता है। क्रीमिका बिस्किट्स में बहुत सी वैरायटी आती है। मार्केट शेयर कितना है जानते हैं। नंबर 2 है बेकरी प्रोडक्ट्स। आपने सुना होगा इंग्लिश ओवन ब्रांड का नाम, दिल्ली एंड एनसीआर में मार्केट लीडर है, बेंगलुरु में, बंबई में भी इसका बहुत अच्छा शेयर है। बेकरी प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छा इसका मार्केट शेयर है। जब मैं बात करता हूं एक्सपोर्ट्स की तो मल्टीपल कंट्रीज में, 60 से ज्यादा कंट्रीज में इसके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कंपनी के रेवेन्यूज कैसे हैं वो देखेंगे, लेकिन प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट बेहतरीन है। तो चलते हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे और यहां पे देखते हैं कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है, क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स मुझे दिखते हैं। तो दिसंबर 2023 के क्वार्टर के बाद मेरे पास फरवरी में जो इन्वेस्टर रिपोर्ट आई है, मैंने वेबसाइट से डाउनलोड करी है। मुझे यहां पे दिखता है प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट्स, जैसे कि मैंने बताया था। नंबर 1 बिस्किट्स, नंबर 2 बेकरी प्रोडक्ट्स और नंबर 3 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसके साथ ओरियो और अलग अलग ब्रांड्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ओरियो और चोको बेक्स के बिस्किट ये मैन्युफैक्चर करती है। जब मैं सेगमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करूं तो बिजनेस का सेगमेंट देखिए, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स में क्या बेहतरीन तरीके से बटा है। 5.4% प्रीमियम एंड मिड प्रीमियम बिस्किट यहां पे बिकते हैं नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में इनका मार्केट शेयर ज्यादा है, बेकरी में भी, बिस्किट्स में भी। डिस्ट्रीब्यूटर्स और यहां पे सुपर स्टॉकिट्स, देखिए आपका कितना बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। हर आपको रिटेल आउटलेट पे इंग्लिश ओवन की ब्रेड और क्रीमिका के बिस्किट्स दिख ही जाते हैं। एक्सपोर्ट्स देखिए बिस्किट्स के 12% टोटल है, 69 कंट्रीज में क्रीमिका के बिस्किट्स एक्सपोर्ट होते हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स पे चलते हैं, 5% ऑफ द टोटल मार्केट शेयर, बहुत बढ़िया इनका मार्केट शेयर है। इंस्टीट्यूशनल बेकरी, ये इंस्टीट्यूशनल बेकरी क्या है साहब? आपने देखा होगा कि इंग्लिश ओवन की ब्रेड तो ठीक है, लेकिन जब मैं बड़े बड़े आउटलेट्स की बात करूं, डोमिनोज, KFC, बर्गर किंग, पिज्जा हट, यहां पे इनका क्लाइंटेज है और यहां पे इंग्लिश ओवन की जो ब्रेड हम खाते हैं बेक्टर कंपनी की, इसी कंपनी का यहां पे प्रोसेस डो फूड आउटलेट्स में सप्लाई किया जाता है और यहां पे बेहतरीन यहां पे इनके कस्टमर क्लाइंट्स हैं। कहने का मतलब यह है कि ये बेक्टर कंपनी का ही प्रोसेस डो हमें डोमिनोज पे, सीसीडी पे, KFC पे, बर्गर किंग पे जाके मिलता है। तो बेहतरीन इनका प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब चलते हैं नंबर्स पे कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे रही है इस क्वार्टर में। जब मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखता हूं तो मेरे क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 24 को मैं क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 23 और 22 से कंपेयर करूं तो 17% का हाइक है मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। मतलब रेवेन्यू उनका 17% से बड़ा है,
पूरे प्रोडक्ट सेगमेंट्स में ओवरऑल। जब मैं बिजनेस सेगमेंट वाइज बात करूं तो बिजनेस सेगमेंट वाइज की ग्रोथ रेवेन्यू वाइज मेरी 22% से है। और जब मैं बिस्किट्स की डिमांड की बात करता हूं तो इस ग्राफ से मुझे पता चलता है कि कितनी इमेंस पोटेंशियल है बिस्किट मार्केट में। जी हां दोस्तों, जब मैं फाइनेंशियल ईयर 15, 20 और 25 के एस्टिमेटेड फिगर्स देखूं तो देखिए ग्रोथ बिस्किट मार्केट में कैसे बढ़ती चली जा रही है। जो 250 बिलियन की मार्केट थी आज की डेट में 620 बिलियन की होने वाली है लगभग 25 में, मतलब एक साल के बाद। मेरी यहां पे लो पर कैपिटा स्पेंडिंग है एज ऑन टुडे ऑन बिस्किट्स। जब मैं इंडिया को कंपेयर करता हूं यूके, यूएस से, जापान जैसे डेवलप्ड नेशन से, तो मेरा यहां पे इंडिया में आज भी कम इसमें स्पेंडिंग करी जाती है। लेकिन अगर मैं टोटल कंपैरिजन करता हूं 5 सालों में तो मेरी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से सिग्निफिकेंटली इंक्रीज है बिस्किट्स की डिमांड पे। तो कहने का मतलब यह है मेरी लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, ऐसे सेक्टर्स में मेरी डेफिनेटली ग्रोथ दिख रही है। तो बिस्किट सेक्टर मेरा जो क्रेमिका ब्रांड है डेफिनेटली आगे ग्रो करने की पोटेंशियल रखता है। जब मैं बेकरी प्रोडक्ट्स की बात करता हूं तो मेरे यहां पे रेवेन्यू 15% से बढ़ रहे हैं। और मैंने कहा मेट्रोपॉलिटन सिटीज में दिल्ली, बैंगलोर, बंबई में मार्केट लीडर हैं ये, और इनका एक्सपेंशन टीयर 2, टीयर 3 छोटे शहरों में भी आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो मेरी देखिए कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस, रेवेन्यूज अच्छे बढ़ रहे हैं, एबिटा अच्छा 19% से बढ़ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 25% की ग्रोथ है। तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि मेरे जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो एक्सेप्टेबल है और कंपनी की डेफिनेटली रेवेन्यूज अच्छे हैं। अब चलते हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। हमारा जो अभी Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 खत्म हुआ है, हम Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 को कंपेयर करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितना परसेंट या डिक्रीज है रेवेन्यूज में, एक्सपेंसेस में और प्रॉफिट में। जब मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखूं तो 16.6% से बढ़ा है, जो कि अच्छा है। ग्रॉस प्रॉफिट, मेरा जो प्रॉफिट है, मेरी सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मेरे जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 17% से बढ़े हैं, एक्सेप्टेबल है, अच्छा है। मेरे एबिटा अगर 19.4% बढ़ा है तो मुझे ये दिख रहा है कि मेरे प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है और मेरी जो ऑपरेशन से प्रॉफिट्स है वो अच्छे 19 से 20% से ग्रो कर रहे हैं। इसमें मैंने डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन जैसे नॉन कैश एक्सपेंस और इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एक्सक्लूड करे हैं। उसके बाद देखिए प्रॉफिट फॉर द ईयर, जब मैं पिछले साल से कंपेयर करूं तो लगभग 25% का प्रॉफिट में इंक्रीज है। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि कंपनी के ग्रोथ और फंडामेंटल्स, प्रॉफिट्स अच्छे हैं, कंपनी के प्रॉफिट अच्छे होंगे, ग्रो करेगी और आगे बढ़ेगी, तो मेरे लिए डेफिनेटली ये अच्छा साइन है। अब चलते हैं screener.in पे और जानने की कोशिश करते हैं कुछ और फंडामेंटल्स। जब मैं देखूं स्टॉक का पीई मुझे बता देता है कि कंपनी का स्टॉक अंडरवैल्यूड है और ओवरवैल्यूड है। जब मैं इस सेक्टर की बात करूं तो ये एफएमसीजी सेक्टर कम ही परफॉर्म किया है, अंडर परफॉर्म किया है। अगर मैं कंपैरिजन करूं बड़ी बड़ी कंपनी से, जैसे कि आईटीसी, ब्रिटानिया, नेस्ले, ये अभी अंडर परफॉर्म सेक्टर है। और यहां पे देखिए मार्केट कैप के हिसाब से ये छोटी कंपनी है, स्टॉक का पीई इंडस्ट्री के पीई से ज्यादा है। मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं पीई के कंपैरिजन में कहूं तो अभी भी ये ओवरप्राइस्ड है, 1042 पे अवेलेबल है। मेरे यहां पे देखिए मेरी कंपनी का आरओसीई 21% है, जो कि बहुत अच्छा है। मेरी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो मेरा 0.25 है, एक्सेप्टेबल है। कंपनी की बोरिंग्स बहुत कम होगी, मतलब कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होने वाली इतनी आसानी से। जब मैं बात करूं करंट रेशियो की और बाकी रेशियोज की तो सारे फेवरेबल हैं। और यहां पे देखिए कंपनी की सेल्स ग्रोथ मेरी कितनी अच्छी दिख रही है। मेरी 14% से सेल्स ग्रोथ है 5 सालों में और मेरी प्रॉफिट की ग्रोथ 20% से दिखती चली जा रही है। तो मेरा ईपीएस भी अच्छा खासा ग्रो किया है। यहां पे देखिए प्राइस का पैटर्न, इसका हाई लगा था 1370 के आसपास और आज की डेट में ये ट्रेड कर रहा है
104 2 के 49 के आसपास, जो कि अपने 50 डेज मूविंग एवरेज से थोड़ा सा ही नियर अबाउट है। तो यहां पे जो मूविंग एवरेजेस की बात करें तो वो उसके नियर अबाउट है, मतलब अगर फेवरेबल सिचुएशन है तो मैं स्टॉक में एंट्री ले सकता हूं। आगे देखते हैं कंपनी के और फंडामेंटल्स की बात करूं तो मेरा यहां पे देखिए इंटरेस्ट स्टेबल है, मतलब मेरी बोरिंग्स नहीं बढ़ी हैं, अच्छा साइन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अगर मैं दिसंबर 23 और दिसंबर 22 से कंपेयर करूं, दिसंबर 22 में 51 थे और अब 61 है, मतलब एक साल में जो क्वार्टर आया है उसमें काफी अच्छा जंप है। हां, अगर क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज देखेंगे तो यहां पे हर क्वार्टर में इंक्रीज नहीं दिख रहा है, डेफिनेटली अच्छा साइन है। नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट भी स्टेबल है, 35 37 35, मतलब ना घटा है ना बढ़ा है। अब कंपनी का इसका क्या मतलब है, जब मेरी यहां पे सेल्स तो अच्छी खासी बढ़ रही है, 415 से 429 हो गई, लेकिन मेरे खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। खर्चों में अगर मैं देखूं तो मेरे एक्सपेंसेस, मटेरियल कॉस्ट मेरी 55% है और एम्प्लॉय की कॉस्ट आज की डेट में 13% है। आपने देखा होगा ब्रेड की कॉस्ट एक जमाने में 100% होल व्हीट आपने देखा होगा ब्रेड की कॉस्ट एक जमाने में 40 होती थी, फिर 45 हुई, फिर 50 हुई, आज होल व्हीट ब्रेड मार्केट में 55 रुपीस की मिलती है। तो ये क्यों है, मेरे मटेरियल की कॉस्टिंग इनके लिए बढ़ी है और इन्होंने प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज किया है ताकि इनके रेवेन्यू इंपैक्ट ना हो। जब मैं ईपीएस की बात करूं तो ईपीएस स्टेबल है, 6 से 5 के बीच में है, मतलब कंपनी का बहुत अच्छा ग्रोथ भी नहीं दिख रहा, बहुत डिक्लाइन भी नहीं दिख रहा, स्टेबल है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी को और प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ेंगे, मार्केट में कंपटीशन तो बहुत है। अब खाली इंग्लिश ओवन की बेकरी प्रोडक्ट्स या क्रिमिका के मेरे बिस्किट्स थोड़ी ना आते हैं, देयर आर 10 ब्रांड्स जो मार्केट में कंपीट कर रहे हैं। तो न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की यहां पे मुझे जरूरत लग रही है ताकि उनके प्रोडक्ट्स और बिके और रेवेन्यू इंक्रीज हो, नेट प्रॉफिट और बढ़े और ईपीएस और बढ़े। मेरी यहां पे देखिए सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फेवरेबल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी स्टेबल है 12 से 13%, मतलब मुझे ग्रोथ नहीं दिख रही है यहां पे, प्रोवाइडेड आने वाले समय में ये कोई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे। नेट प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ रहा है और डिविडेंड पे आउट, कंपनी डिविडेंड भी अच्छा दे रही है। अब यहां पे देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों में 15% है, पिछले 3 सालों में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 44% है, जो कि अच्छी है, और स्टॉक का प्राइस 45% से सीएजीआर बढ़ा है, तो ये भी अच्छा साइन है। बैलेंस शीट देखते हैं, जब मुझे देखना हो बैलेंस शीट तो मुझे पता चल जाता है कंपनी की एक्चुअल पोजीशन, और मेरे रिजर्व्स कंपनी के बढ़ते चले जा रहे हैं, दैट मींस इट्स अ गुड साइन। बोरिंग्स कंपनी ने स्टेबल है या ऑलमोस्ट उतनी ही है, मतलब कोई कर्जा ऐसा नहीं लिया है जो उनके डेप्ट बर्डन बने। टोटल लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स देखूं अगर मैं ध्यान से तो कंपनी ने एसेट्स बढ़ाए हैं। एसेट्स पे क्लिक करूं तो मेरे यहां पे लैंड, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, इन्होंने अलग अलग शहरों में और प्लांट एंड मशीनरीज एस्टैब्लिश करी है और फैक्ट्रीज लगाई हैं, क्योंकि टीयर 2 टीयर 3 छोटे शहरों में भी इनका बेकरी प्रोडक्ट्स का एक्सपेंशन ग्रोथ मुझे दिख रही है, जो वो काम कर रहे हैं। और यहां पे देखिए इन्वेस्टमेंट स्टेबल है और अदर एसेट्स भी स्टेबल है, कैश फ्लोज ऑपरेशंस के पॉजिटिव है, अच्छा साइन है। डेटर्स डे मुझे ये बता देते हैं कि मैंने जो क्रेडिट पे सेल करी मुझे वो पैसा वापस कितने दिनों में मिला, जो 47 था मार्च 19 में, आज 24 दिन हो गया है, मींस मेरी कैश की साइकिल अच्छी चल रही है। इन्वेंट्री डेज मतलब ये देखता है कि मेरा इन्वेंट्री कितना बिक रहा है, स्टेबल है, 39 है, मार्च 20 में भी था और आज भी 39 है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो रहा है, एक्सेप्टेबल है। डेज पेबल भी ऑलमोस्ट स्टेबल है, एक्सेप्टेबल है, मतलब मैं क्रेडिटर्स को, अपने सप्लायर्स को सही समय से पेमेंट कर रहा हूं। मेरा यहां पे वर्किंग कैपिटल डेज, कैश कन्वर्जन साइकिल भी एक्सेप्टेबल है। आरओसीई अगर मैं मार्च 22
से मार्च 23 से कंपेयर करूं तो मेरा 14 से 21% हो गया है, जो कि अच्छा साइन है। अब यहां पे देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग कांस्टेंट है, जो कि एक भरोसा दिखाता है मेरी बेक्टर मैम के ऊपर, जो कि पद्मश्री ओन है। और यहां पे एफआईआई की स्टेक होल्डिंग बढ़ती चली जा रही है, जो 2% होती थी मार्च 21 में, आज 9.32% है। दैट मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कुछ डेफिनेटली देख रखा है इस कंपनी के ऊपर और डेफिनेटली बेट कर रखा है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देख के डीआईआईस मेरी 16, 17, 18% के आसपास ओन करते हैं। और पब्लिक की स्टेक होल्डिंग जो 39 से 40% होती थी मार्च 21 में, आज घट के 21% ही रह गई है। कंपनी के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना करके प्रॉफिट कम में ही निकलना पसंद करते हैं। तो ये है मेरी कंपनी का एनालिसिस। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स डेफिनेटली अच्छे हैं। आने वाले समय में कैसी करेगी ये कंपनी बताइए कमेंट सेक्शन में। और आपको कैसा लगा इस कंपनी का एनालिसिस? डू लेट मी नो एंड डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।